Hi aspirants, welcome to this BPSC Mains PYQ series in which we were discussing about various previous year questions that has been asked in BPSC Mains examination और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम डिफरेंट थीम्स को समझ रहे थे और इसके अलावा हम समझ रहे थे कि इन थीम्स में कैसे नोट्स को बनाना है प्लस उस पर्टिकुलर थीम से क्या डिमांड बीपीएससी कर रही है, डिमांड को समझ रहे हैं प्लस क्वेश्चंस के डिमांड को समझ रहे हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन और टुडेज सेशन। आज का जो हमारा थीम है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। सो इसमें हम इंट्रोडक्शन को भी देखेंगे और एक्सपेंशन को भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट्स सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 70th मेंस में दे आस्क्ड अबाउट एग्जामिन द expansion of western education in Bihar from mid 19th century onwards। अब यहाँ पे ये वेस्टर्न एजुकेशन की जगह पे वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन भी डाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर केवल वेस्टर्न एजुकेशन है तो आपको वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन सभी टाइप के एजुकेशन को बताना है। बट केवल अगर टेक्निकल एजुकेशन पूछ रहे हैं तो आपको टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस रखना है। ठीक है, और अगर वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन दोनों चीज़ ही मेंशन करते हैं तो आपको दोनों को अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, 69th में दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। पहला क्वेश्चन था बिहार हैज़ बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर एंशियंट टाइम, एक्सप्लेन इन डिटेल। और 69th में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। अब यहाँ मॉडर्न एजुकेशन का मतलब क्या है? मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो ये क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन दोनों ही सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 68th में उन्होंने पूछा था डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। अब यहाँ पे जब टेक्निकल एजुकेशन की बात की जा रही, केवल टेक्निकल एजुकेशन, तो यहाँ पे हमें केवल और केवल टेक्निकल एजुकेशन पे ही फोकस करना है। अब यहाँ टेक्निकल एजुकेशन का मतलब केवल और केवल इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक्स नहीं है। यहाँ पे सभी स्पेशलाइज्ड जो कोर्सेज हैं उनको हम टेक्निकल एजुकेशन कह सकते हैं। तो हमारे पास मटीरियल हो जाएगा लिखने भर का। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट भी उन्होंने पूछा था। विल सी इन अ कपल ऑफ मिनट हाउ वी कैन राइट द ब्यूटिफुल आंसर, बट द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड वो हम लोग देख रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं कि इस थीम से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और फिर पॉसिबिलिटी क्या है क्वेश्चन पूछने की। फिर 67th मेंस में उन्होंने पूछा था ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। राइट, तो कुल मिला के ये है कि इस थीम से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एक डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये इमरजेंस और डेवलपमेंट दोनों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं। पहला है वेस्टर्न एजुकेशन। अगर केवल वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें तो सारे कोर्सेज की बात करेंगे हम लोग, जितना भी वेस्टर्न एजुकेशन में आर्ट्स, साइंस, टेक्निकल एजुकेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन, सारे कोर्सेज की बात हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सारे कोर्सेज, सारे टाइप के एजुकेशन की हम बात समझेंगे, वोकेशनल कोर्सेज सबकी बात समझेंगे। बट अगर केवल टेक्निकल है तो हम लोग यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं उनको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब फिर स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें हम लोग पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी पार्ट लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। सो समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी 71st 72nd जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर होंगे उसमें ज़्यादातर चांसेस यही रहेगा कि बीपीएससी क्वेश्चन पूछे वेस्टर्न एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन, दोनों के ही हम लोग तैयारी कर लेंगे। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ बिहार के सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, या फिर आप कह सकते हो नेशनलिज्म में, ये ऐसे ऐसे इम्पैक्ट को थोड़ा सा वेरी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम उसमें कॉन्टेक्स्ट दे दें। थ्रू द कॉन्टेक्स्ट या थ्रू द बाउंड्री विल इंट्रोड्यूस दी आंसर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आंसर्स को एकदम मतलब बॉडी पार्ट को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, हम अपना कॉन्टूर बता रहे हैं, हम अपना बाउंड्री लाइन बता रहे हैं कि हम इसके बीच में
अपना आंसर को लिखेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को डिफाइन करने लगते हैं या फिर बताते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स लेके आए, तो और फिर वो अपना स्टार्ट करते हैं आंसर। जबकि थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो बीपीएससी की जो एग्जामिनर हैं वो आपसे डिमांड कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन उस हिसाब से कंपटीशन टफ है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ को ये जो आपको समझना पड़ेगा, जो वेस्टर्न एजुकेशन आया है हमारे इंडिया में और ख़ास करके बिहार में, इट वॉज लाइक अ वाटरशेड मूवमेंट। इसके पहले जो चीज़ें थी, सिस्टम था, और इसके बाद जो सिस्टम हुआ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए, ठीक है। उस ड्रास्टिक चेंजेस के रीज़न को समझना पड़ेगा और उस ड्रास्टिक चेंजेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट विथ प्रोवाइडिंग अ कंट्रास्ट बिटवीन अर्ली सिस्टम मतलब जैसे गुरु शिष्य परंपरा हो गई, या फिर जो इस्लाम में जो तालीम दी जाती है, वो जो रिलीजियस तालीम दी जाती है, उनको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये अर्ली सिस्टम हो गया। अब ब्रिटिशर्स लेके आए, ये वेस्टर्न एजुकेशन है। थोड़ा सा ये स्टार्ट करते हैं इंग्लिश एजुकेशन, पहले तो वर्नैकुलर लैंग्वेज या फिर कुछ स्पेसिफिक पर्शियन या संस्कृत में एजुकेशन मिलती थी। तो हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए कि एक तो ये इंग्लिश एजुकेशन है, ओपन एजुकेशन है। Earlier it was a closed system. The education was given to a limited section of the society, specifically urban or upper class male population, right? So that was limited to those section only. But now the system has been created which was open to everybody, every section of the society, right? So ये जो western education है, ये open system है, contrary to the closed system which was hitherto present in the society, right? Second, it was a secular system. The western education system was a secular system. पहले क्या, रिलीजियस एजुकेशन, जो तालीम होती थी, जो पढ़ाई होती थी, वो रिलीजियस होती थी। अब क्या, सेक्युलर सिस्टम हमारे पास आ गया। तीसरा, पहले जो था वो केवल और केवल फंक्शनल आस्पेक्ट या रिलीजियस आस्पेक्ट को पढ़ाते थे। फंक्शनल आस्पेक्ट का कहने का मतलब है सोसाइटी में हमें कैसे सर्वाइव करना है, कैसे जीना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती थी। बट अब फंक्शनल के साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंटल आस्पेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, वोकेशनल कोर्सेज और या फिर इनक्विजिटिवनेस या साइंस, आर्ट, ये सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। तो फंक्शनल भी है और इंस्ट्रूमेंटल भी है, ठीक है। तो ये सारा ये कॉन्ट्रास्ट आप क्रिएट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में विद द अर्ली सिस्टम, अगर हम एडवेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब इन अ कपल ऑफ मिनट विल सी हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन, बट मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जब आप देखेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत ही मल्टीपल इंटरेस्ट थे। खासकर जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे या पॉलिसी मेकर थे, उनका कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था। तो हमें, और प्लस उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ उसमें भी मल्टीपल इंटरेस्ट है, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी आए, नेशनलिस्ट आए, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स आए, तो सबका एक इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट बुरा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, बट कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट था या फिर इंटरेस्ट था या कॉज था जिसकी वजह से वो वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे या डेवलप करना चाहते थे इंडियन सोसाइटी पे। तो हम लोग इस मल्टीपल इंटरेस्ट को भी इंट्रोडक्शन में एटलीस्ट मेंशन कर सकते हैं, पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। प्लस इट वॉज अ मल्टी फैसेटेड फिनोमिना, मतलब एक सिंगुलर फिनोमिना नहीं है कि आप एजुकेशन ले आए और इसका एक ये रिपरकशन हुआ, लोग नहीं, इसका मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में इसका मल्टी फैसेटेड फिनोमिना था, मल्टी डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट देखा गया और इसका लिंकेजेस था, ठीक है। एंड इट वॉज अ क्रिटिकल जंक्चर, क्रूशियल जंक्चर और वाटरशेड मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड स्पेसिफिकली इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, क्योंकि इसके बाद से सोसाइटी ड्रास्टिक चेंज हुई, ठीक है। ड्रास्टिकली चेंज हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हुआ, ठीक है। नेशनलिज्म डेवलप हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसकी वजह से हुई। तो ये एक वाटरशेड मूवमेंट की तरह देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में हमारा रियल आंसर होता है। इसमें हम 3 की थीम्स या टॉपिक्स या हेडिंग्स के अंदर में अपने बॉडी को लिख सकते हैं। पहला, की ड्राइवर्स ऑफ द एक्सपेंशन, क्या क्या रीजंस थे, बेसिक मल्टीपल जो इंटरेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, या कैसे कौन सी पॉलिसी आई, कैसे लोग आए, क्या उनका इंटरेस्ट था, वो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो बैकएंड में क्या चल रहा है इस वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के, वो हम मेंशन कर रहे हैं।
दूसरा इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ एंड माइलस्टोन। ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं ना, बस इसी पार्ट को मेंशन करते हैं, इसी पार्ट को आंसर में लिख देंगे, क्रोनोलॉजी के हिसाब से लिख देंगे और फिर आगे चल जाएगा और सोचेंगे कि हमको 38 में से 22 नंबर 20 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा, ये भी मेंशन करना पड़ेगा। ये तो ज़रूरी है ही, इसे तो हमें रट्टा मारना ही है, ये तो हमें रटना ही है कि कैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए और क्या क्या माइलस्टोन्स थे बिहार में। लेकिन उसके अलावा हमें बाकी दो एस्पेक्ट को भी देखना पड़ेगा। और तीसरा है इम्पैक्ट्स। किसी भी चीज़ का, किसी भी फिनोमिना का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हम लोग को दोनों ही मेंशन करने हैं। अब आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, हब एंड स्पोक डायग्राम बना दिया, या फिर आप इसमें पॉइंट वाइज या बुलेट फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। देन वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा या फिर आप जो लॉजिकल कल्मिनेशन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट है वो आप इसमें पुट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार सर्व्ड अ डबल एज स्वॉर्ड। आप एक एनालिसिस दे रहे हो कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया था, हमने नहीं मतलब ब्रिटिशर्स ने और इंडियंस ने मिलकर जो इंट्रोड्यूस किया था इंडियन सोसाइटी में, ये एक सिंगुलर फिनोमिना नहीं, ये मल्टी फेसेटेड फिनोमिना। और खासकर अगर हम लोग इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम देखें दो एस्पेक्ट में इम्पैक्ट, तो पहला एस्पेक्ट है नेशनलिज्म। कॉलोनियल जो पावर थी या इंटरेस्ट था वो चाहता था कि दिस वेस्टर्न एजुकेशन शुड वर्क एज अ टूल टू क्रिएट educated people so that they can help in their colonial interest or देयर वर्क। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऐसे कुछ काम है उनको डेवलप करने में उनको एक सबॉर्डिनेट की ज़रूरत थी। ये चाहते थे वेस्टर्न एजुकेशन देने के पीछे जो ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट थे, ठीक है। बट हम लोग इसका दूसरा एक एस्पेक्ट भी देखते हैं कि इसकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म या फिर नेशनल डेवलपमेंट की फीलिंग भी आ गई, ठीक है। तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि आया तो वेस्टर्न एजुकेशन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं, तो इस अगर कंक्लूजन की बात करें तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कंक्लूड वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार सर्व्ड एज अ डबल edged sword. Initially it was a key instrument of colonial control, later sowed the seeds of modernity and nationalism, ठीक है। और दूसरे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं, even in Indian society at one place it shaped intellectual and social landscape, but on the other place a major chunk remained अनइन्फ्लुएंस्ड। तो आप दोनों तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टोनैलिटी ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का टोन कैसा है उसके हिसाब से आप इन दोनों तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं या इन दोनों के मिक्सचर की तरह आप कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व ही करते हैं और फिर देखते हैं कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ये 70th मेंस में पूछा था। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। एडवेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार वॉज अ मल्टी फैसेटेड फिनोमिना। हमने यहाँ पे एक पासिंग रेफरेंस दिया है क्योंकि क्या मल्टी फैसेटेड कैसा था वो हम लोग बॉडी में डिस्कस करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे एक पासिंग रेफरेंस दे रहे हैं। सिंस इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन, अब नाउ वी आर कॉन्ट्रास्टिंग दिस वेस्टर्न एजुकेशन विद द अर्ली सिस्टम, open, secular, functional as well as instrumental education system, therefore marked a critical juncture in the region's history। कहते हैं ना एक watershed movement एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। मतलब इसका कोई एक सिंगल इम्पैक्ट नहीं, मल्टीपल इम्पैक्ट है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम रीफ्रेस कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, छोटे इंट्रोडक्शन में हम इसको रीफ्रेस कर रहे हैं। The arrival of Western education in Bihar marked a critical juncture, introducing a new, open, secular, and functional system. This transformation profoundly reshaped the region's socio-economic and political landscape। ये जो हमारा ये वैल्यू न्यूट्रल इंट्रोडक्शन है, हम यहाँ पे कोई ये नहीं बता रहे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या क्या था, किसने किया, ये सब कुछ नहीं बता रहे। हम एक वैल्यू न्यूट्रल इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, हमने अपना कंटूर, हमारा एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब हम इसके बाद बताएंगे कि
किसने स्टार्ट किया, क्या इंटरेस्ट था, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, फिर उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए, ये सारी चीज़ें अब हम लोग बॉडी में खेलेंगे या बॉडी में बताएंगे, बॉडी पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली 6 पेजर वाले क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दी space availability, either you can explain the pointers or you just mention the points, ठीक है। डिपेंड कर रहा है आपके पास स्पेस कितना है, आप उसको एक्सप्लेन करो एक एक लाइन में, एक एक लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर स्पेस नहीं है तो आप बस पॉइंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं की ड्राइवर्स एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या क्या था, ठीक है। सबसे पहला कॉलोनियल पॉलिसी या कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट था, सो दैट दे वांटेड टू क्रिएट some educated Indians which can or which could become the supporter or subordinate worker for them, ठीक है। तो colonial policy एक बहुत बड़ा की ड्राइवर था। They started under the provisions of Charter Act 1813, ठीक। अब हम इसको बता रहे हैं कौन कौन सी पॉलिसी या क्या क्या इंटरेस्ट है, उसको हम लोग एक एक पॉइंट वाइज मेंशन कर रहे हैं। अब ये एक पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो 1813 में 1 लाख का प्रोविज़न था, आप उसमें बता सकते हो कि फर्स्ट टाइम एजुकेशन की बात की गई थी, 1 लाख का प्रोविज़न दिया गया था। अब 1 लाख का प्रोविज़न पूरे जो ब्रिटिश रूल थे उनके लिए, ब्रिटिश जो पोजीशन था उसके लिए था। कोई स्पेसिफिक मेंशन हमें नहीं मिलता कि बिहार के लिए कितना था, तो अगर आप इसे स्किप भी करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। बट एटलीस्ट चार्टर एक्ट 1813 तो आपके आंसर में मेंशन होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है मैकॉलेज मिनट 1835 एंड वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों को अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो। आप बता सकते हो कि मैकॉले मिनट जो था दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पे ओरिएंटल एंग्लो ओरिएंटल डिबेट चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने एंग्लिसिस्ट ओरिएंटल डिबेट चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने बोला कि ये इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, ये मैकॉले मिनट था। और उनका जो इनका इंटेंशन था या पर्पस था वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। प्लस वुड्स डिस्पैच को आप यहाँ मेंशन कर सकते हो कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया था, ये फीमेल एजुकेशन को, विमेंस एजुकेशन को, मास एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहा। तो ये आप एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, बट एटलीस्ट इनको मेंशन तो ज़रूर ही करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन आप बताओ। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, या चौथा पॉइंट अगर आप इनको अलग अलग लेते हो तो। चौथा पॉइंट ये है कि प्राइमरी मोटिवेशन वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस इन ब्लड एंड कलर, बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन, मोरल एंड इंटेलेक्ट टू सर्व इन सबॉर्डिनेट रोल्स। ये इनका मेजर मोटिवेशन था, ठीक है। ये आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। दूसरा की ड्राइवर कौन थे? वो थे क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज 1813 में इनको अलाउ किया गया था इंडिया में, और उसके बाद इनके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला कि क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे बढ़ाना है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ाना था, बट यहाँ पे इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है। और दूसरा इनका इंटेंशन था कि अगर क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी या फिर इनकी आइडियोलॉजी को लोग समझने लगेंगे, मासेस एक्सेप्ट करने लगेगी, तो ब्रिटिशर्स को लेजिटिमेसी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट वाइज मेंशन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया पायनियर इन रीचिंग रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज। तो रिमोट और ट्राइबल एरियाज़ में एजुकेशन को फैलाने का सबसे बड़ा अगर श्रेय जाता है तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ को जाता है। एंड द मोटिव वॉज टू प्रोसेलिटाइज मतलब कि धर्मांतरण, ये या फिर आप कह लो कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन फॉर क्रिश्चियनिटी। ये इनका मेजर मोटिव था, ठीक है। तीसरे ड्राइवर थे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स का मतलब है दयानंद सरस्वती हो गया, DAV स्कूल्स को ले गए, रामकृष्ण मिशन हो गया, ब्रह्मो समाज हो गया। और इनका जो मेजर मोटिव था वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मतलब कि देवर एंटी कास्ट रिजिडिटी,
they were in support of women empowerment, they were against the untouchability, या फिर आप कह सकते हो they were against the religious dogmas in India, religious evils in the इंडियन सोसाइटी। रिलीजियस इवल्स का मतलब क्या हो गया, पॉलीथीज़म हो गया, या फिर आप कह लो सुपरस्टिशन हो गया, ऑब्सक्योरेंटिज्म हो गया, ठीक है। तो ये जो रिलीजियस डॉगमास या इवल्स थे उसको एलिमिनेट करना चाहते, कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट थे, विमेन एम्पावरमेंट के सपोर्ट में थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में थे। तो ये आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। ये इनका मेजर मोटिव था। फिर आते हैं नेशनलिस्ट। अब बच्चे क्या होते हैं, नॉर्मली इस पॉइंट तक रुक जाते हैं, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर, बट ये भी नेशनलिस्ट भी एक बहुत बड़े की ड्राइवर थे। इनका इंटेंशन क्या था, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ पैरेलल सिस्टम विज अ वी ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। सो दे इम्बाइबिंग नेशनलिज्म एंड सेल्फ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द मासेस। ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट था जो कि फ्यूचर में नेशनलिज्म और नेशनल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा बेस बना। Plus, their prime motive was to establish an alternative system to British colonial structure. ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में, अपने बॉडी के दूसरे पार्ट में, दैट इज इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ एंड माइलस्टोन। कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, तो ये तो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें भी हम 3-4 पॉइंट्स देखेंगे, 3-4 हेडिंग्स देखेंगे। पहला है कि अर्ली इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न स्कूल इन पटना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1835। कुछ ज़िला स्कूल्स खोले गए 1836 ऑनवर्ड्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में इस्टेब्लिश किए जाते थे। दूसरा है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब कि पटना कॉलेज 1853 में खोला गया। एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में खोला गया 1902। पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज 1909 में इस्टेब्लिश किया गया। पटना यूनिवर्सिटी 1917 में किया गया। पटना मेडिकल कॉलेज 1925। पटना साइंस कॉलेज 1928। वेटनरी कॉलेज पटना 1930। पटना विमेंस कॉलेज 1940। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको हायर एजुकेशन के कैटेगरी में हमने इसको रखा है यहाँ पे। बट अगर टेक्निकल एजुकेशन, केवल टेक्निकल एजुकेशन पूछा जाएगा तो यहाँ पे हायर एजुकेशन हमें नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन लिखना है। बट अगर केवल वेस्टर्न एजुकेशन या मॉडर्न एजुकेशन लिखा है तो आप हायर एजुकेशन अलग लिखो और टेक्निकल एजुकेशन अलग लिखो। अब जब भी टेक्निकल एजुकेशन लिखते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली हमने हायर एजुकेशन में इन सारी चीज़ों को डाल रखा है। तो टेक्निकल एजुकेशन में हम केवल बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 एंड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 को मेंशन कर रहे हैं। बट अगर केवल टेक्निकल एजुकेशन पूछा है तो उसमें आप कुछ पॉइंट्स बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं आप उनको, जैसे वेटनरी कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज, इनको मेंशन कर सकते हो। लॉ कॉलेज, क्योंकि ये भी एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है तो इसको आप यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर चौथा जो हमारा कैटेगरी है दैट इज़ नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल, नेशनल कॉलेज एट गया पटना रोड 1920, राम मोहन रॉय सेमिनरी इन पटना बाय ब्रह्मो समाज, बिहार नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जो इस्टेब्लिश किए गए ये नेशनलिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे और इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब आते हैं इम्पैक्ट्स पे, ठीक है, जो तीसरा हमारे बॉडी का तीसरा एस्पेक्ट है। पहले पॉजिटिव डिस्कस कर लेते हैं, देन नेगेटिव। अभी हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज मेंशन किए। अगर आपके पास स्पेस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस अवेलेबिलिटी यू कैन एक्सप्लेन द पॉइंट्स, ओके। फर्स्ट वाज पॉजिटिव इम्पैक्ट वाज सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। यहाँ पे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का क्या मतलब है? अवेकनिंग का मतलब ये है कि नाउ पीपल रियलाइज्ड, पीपल मतलब द मिडिल क्लास who got the western education. Now those people who got the western education, they realized their own background, their culture, their own background, their status and the world view. They have created a world view. They understand the world situation, the situation of the colonies, the situation of the motherland or the imperialist countries and the evils
among the masses evils in the society, religious, social, cultural evils in the society, and the antagonism between the British interest and the Indian interest. ठीक है, तो ये जो बड़ा सा एक मास क्रिएट हुआ, जो एजुकेटेड था, जो मिडिल क्लास था, जो वेस्टर्न एजुकेशन जिसको मिला है, उसके अंदर ये अवेकनिंग, इस टाइप की अवेकनिंग क्रिएट की कि वो अपना एक वर्ल्ड व्यू क्रिएट कर रहा है। उस वर्ल्ड व्यू में वो अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, बाहर की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहा है, और ये जो एंटागोनिज्म है इंटरेस्ट्स का, या कोई अगर इविल है उसकी वजह से जो रिपरकशंस आ रहे हैं और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये अवेकनिंग आया बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न एजुकेशन का। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नाउ दे वर एक्सपोज टू द वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजीज, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, फ्रीडम, ये सारी चीज़ों को अब वो एक्सपोज कर रहे हैं, अब उनको एक्सपोजर मिल रहा है, और जब एक्सपोजर मिल रहा है वो उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं, तो ये अवेकनिंग क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस अदर इम्प्लीकेशन और इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट वॉज राइज ऑफ प्रोफेशनल क्लास एंड मिडिल क्लास। प्रोफेशनल क्लास मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, ये प्रोफेशनल क्लास क्रिएट हुए, और यही मिडिल क्लास भी बनना है। अब उनके पास अवेकनिंग भी है, अब वो मिडिल क्लास भी है। नाउ दे कैन बिकम द लीडर फॉर फ्यूचर मूवमेंट्स। ठीक है, तीसरा है कैटलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म भी यही मिडिल क्लास कर रहा है, जो कि वेस्टर्न एजुकेटेड है। ठीक है, now it also gave the impetus for the nationalism. क्यों? क्योंकि now they understood the antagonism or dialectics between the British interest and the Indian interest. ठीक है, and it also created, or it also make a fertile ground for the development of key institutions. Key institution का मतलब क्या है? जैसे मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ये अब सोसाइटी में बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपके मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस या पॉलीटेक्निक्स, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी अवेल कराएंगे। ठीक है, अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे आ जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब है जो इसके नेगेटिव रिपरकशंस वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं। फर्स्टली, इट क्रिएटेड अ न्यू एक्सिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। न्यू एक्सिस ऑफ टोटल स्ट्रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, नाउ दे हैव द एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, नाउ दे हैव एक्सपोजर, जो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, नाउ दे हैव एक्सपोजर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, now they have availability of new jobs, new opportunities, and now they can grasp these opportunities. But जो education जिनको नहीं मिला है, those who are out of this education system, they cannot grasp the opportunities, availability of opportunities, या कोई भी opportunities हैं, ठीक है, अब वो उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। तो now it is creating a divide और न्यू एक्सिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। कौन? जो कि वेस्टर्न एजुकेशन ले सकते हैं, वो नई अपॉर्चुनिटी को भी पाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे भी। जो वेस्टर्न एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, वो ना ही अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर पाएंगे, और वो आगे आने वाली जनरेशन को भी अपने वेस्टर्न एजुकेशन जल्दी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये एक एक्सिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन या हायरार्की क्रिएट करेगा। दिस वॉज ऑल्सो experienced or recognized by Hartog Commission, right? Now it also aggravated the caste based inequality. You may have heard about the term westernization. Westernization was a concept which says that due to this western education, people in India got westernized. कैसे वेस्टर्नाइज हुए? वो उनके जो आइडियोलॉजीज़ थे, उनके जो रहन सहन थे, कल्चर थे, उनको अब इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्नाइजेशन है वो दो टाइप का है, एक प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन और एक सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन। प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन था जो कि ज़्यादातर अपर कास्ट, अपर क्लास लोगों को ही मिल पाया, या वही लोग प्राइमरी वेस्टर्नाइज हो पाए। ठीक है, जो प्राइमरी वेस्टर्नाइज हुए, मतलब प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन का मतलब कि जो डायरेक्टली ब्रिटिशर से सीखे, ठीक है, जो वेस्टर्नाइजेशन जो डायरेक्टली ब्रिटिशर से सीखे, उनका स्टेटस सोसाइटी में एक अलग लेवल पे गया, और जो सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन था
उनका लेवल अलग तरीके से गया, और जिसकी वजह से ये कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी को और एग्रवेट कर देता है। ठीक है, तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है दैट इज अर्बन रूरल डिवाइड। व्हेन यू सी दी institutional development and the various milestone, you will realize that most of the institutions were limited to the urban areas only, and people which had access to the urban areas, now they only they can have the had the capability or the availability to access the western education. Therefore it also created a urban rural divide, right? It also had inadequate focus on the female education that was also recognized in the Woods Dispatch, also in the हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन में भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया। नेक्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस वेस्टर्न एजुकेशन वाज there is a decline of traditional learning system. Though there were certain challenges, shortcomings in the traditional learning systems, but complete decline of traditional learning systems or traditional institutions led to the decline of various cultural elements in the society. ठीक है, तो ये जो एक डिक्लाइन हो रहा है ये भी एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन या रिपरकशन है। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन पार्ट। वेस्टर्न, अब वही सारी चीज़ें हम लोग इसको अब लॉजिकली जितने भी हम लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स है उसको अब कल्मिनेट करेंगे। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार प्लेड ट्रिमेंडस रोल। इनिशियली इट वॉज अ की इंस्ट्रूमेंट of colonial control, later showed the seeds of modernity and nationalism. ठीक है, ये एक हमने कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया। एक और कॉन्ट्रास्ट दिखाएंगे। among masses at once it shaped intellectual and social landscape, but in other instances major chunk remained uninfluenced. ठीक है, ऐसे हम लोग करके इसके इम्प्लीकेशन, इसके जो की ड्राइवर्स हैं और इम्प्लीकेशन दोनों को लेके हमने समराइज करके कंक्लूजन मेंशन कर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार। अब यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब कॉलोनियल आ गया इसका मतलब है बिफोर 1947। ठीक है, colonial technical education in बिहार एंड वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पे हमें स्कीम्स की भी बात करनी पड़ेगी। स्कीम्स मतलब कि पॉलिसीज़ और वो जो इंटरेस्ट है। ठीक है, एंड देन वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो जो हमने ऊपर इम्पैक्ट देखे तो वो सारे इम्पैक्ट तो आएंगे ही आएंगे, प्लस उसके हम कुछ स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The growth of colonial technical education in Bihar was a strategic move by the British to create workforce that should serve their administrative and economic interest. हमने एक बेसिक अपना context बांध दिया। While this system did lay the groundwork for modern education, its impact was complex and dualistic. Dualistic का मतलब है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ठीक है, अब की ड्राइवर्स और पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल की बात की गई है तो ये हेडिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं की ड्राइवर्स एंड ब्रिटिश स्कीम्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, तो पॉलिसी फ्रेमवर्क यहाँ पे हम लोग ब्रिटिश स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ को यहाँ पे लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या होगा। ब्रिटिशर्स नीड ट्रेंड वर्कफोर्स इन फील्ड सच एज सर्वेइंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मतलब है कि रोड हो गया, रेल हो गया, इसके लिए उन लोगों को ट्रेंड वर्कफोर्स की ज़रूरत है। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा अगर उनको वहाँ पे वर्कफोर्स चाहिए तो, ताकि ये लोग एक मार्केट को अप्रोच कर पाएँ, रॉ मटेरियल के सोर्सेज को ले पाएँ और मार्केट को ले पाएँ। सर्वेइंग का मतलब है कि आप समझ पाएंगे कि रिसोर्सेज क्या क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और आप उसके थ्रू सर्वे करने के थ्रू आप अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ब्रिटिश इंटरेस्ट है, उसको और फुलफिल कर सकते हैं। सैडलर कमीशन को यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। सैडलर कमीशन 1917-1919 इट रिकमेंडेड वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ भी सकते हो। देन कम्स टू द हार्टॉग कमीशन 1929
इट ऑल्सो प्रमोटेड वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रेकमेंड कर रहा है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन को, यहाँ पे ये और कोर्सेज को ऐड करने की बात कर रहा है, ठीक है। यही सैडलर कमीशन, वही सैडलर कमीशन है जो कि 12th या इंटरमीडिएट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता था या करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन कम्स टू द इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ एंड माइलस्टोन, जो हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल एजुकेशन, इसके पहले क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें जो टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे थे उसको तो मेंशन करेंगे करेंगे, प्लस हम लोग जो स्पेशलाइज्ड वाली चीज़ें बात कर रहे थे जैसे लॉ कॉलेज हो गया, वेटनरी कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज, उसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। जैसे बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 1900 जो कि 1932 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया था, ठीक है। और फिर उसी को NIT पटना में 2004 में अपग्रेड किया गया। पटना यूनिवर्सिटी 1917, आईएसएम धनबाद 1926, मेडिकल कॉलेजेस इन पटना, दरभंगा, वेटनरी कॉलेज हो गया पटना में, लॉ कॉलेज हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग को यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। देन कम्स टू द इम्पैक्ट्स वाला पार्ट। इम्पैक्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमने पढ़ा था उसको इन सारे इम्पैक्ट के बाद लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट जो ऊपर पढ़ा था उसको भी हम लोग को लिखना है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था, जब भी हम टेक्निकल एजुकेशन लाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इंक्विजिटिवनेस डेवलप करता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करता है। तो लोग अब क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे। जब लोग क्वेश्चनिंग करना शुरू करेंगे तो ह्यूमनिज्म की तरफ जाएंगे, जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज जो ट्रू सेंस में है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसकी तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर रहा है। ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक टेम्परामेंट का, उसको डेवलप कर रहा है। साइंस, इक्वालिटी, ह्यूमनिज्म, इसको डेवलप कर रहा है। तो इट इंस्टिल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंक्विजिटिवनेस का मतलब है क्वेश्चनिंग करना, and played crucial role in social reforms and national consciousness. Now they realize the antagonism or the dialect between British interest and the Indian interest, ठीक है। और इंडिया में भी वो डिफरेंट जो इविल्स हैं उसको समझने लगे हैं, उनको प्रॉब्लम्स को समझने लगे हैं, अपने बैकग्राउंड को, अपने कल्चरल बैकग्राउंड को, अपने सोशल बैकग्राउंड को समझ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, उसके सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये सोशल एस्पेक्ट के अलावा भी एक एस्पेक्ट है जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स भी क्रिएट कर रहा है। जब भी टेक्निकल एजुकेशन आएगा तो स्किल्ड वर्कफोर्स होगा, विच इज़ ऑलवेज इसेंशियल फॉर ग्रोइंग द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ। और अगर हम बिहार की बात करें तो पर्टिकुलरली इन शुगर एंड टेक्सटाइल मिल्स, आप इसमें कुछ टेक्सटाइल और शुगर मिल्स को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन, इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस। जब नए अब मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा वो नए इंस्टीट्यूशंस, नए डेवलपमेंट की बात करेगा, और ख़ास करके उस एरा में जब इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। एक वैक्यूम था, वैक्यूम की वजह से क्या होगा, जो भी पढ़े लिखे हैं वो नए इंस्टीट्यूशंस जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, नेशनल कॉलेजेस हो गया, ये सारी चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। नेगेटिव रिपरकशंस क्या क्या हैं, पहला, इट सर्व्ड और इट वाज मेंट टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट, सर्वेइंग, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को एनक्रोच किया इन्होंने, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, वो किसको फुलफिल कर रही हैं, दैट वाज मेंट टू फुलफिल द कॉलोनियल इंटरेस्ट, राइट। It also neglected the mass education. Even at this juncture, even at this point of time, you see when government is emphasizing or over-emphasizing over the technical education, it always comes at the cost of mass education. क्योंकि technical education आप कुछ लोगों को दे सकते हो, जैसे मान लो AI पे फोकस कर रहे हैं, AI पे अगर आप हज़ारों करोड़ फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं वो मास एजुकेशन की तरफ नहीं जाएगा, वो कुछ चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो कि उसको एंजॉय कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए it neglected the mass education, right. देन लिमिटेड स्कोप एंड एक्सेस था, क्योंकि लिमिटेड एरिया में ही आप लोग इस्टेब्लिश कर सकते थे। न्यू एक्सेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने ऑलरेडी देख रखा है। क्यों सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि केवल कुछ ही लोग इसको अचीव कर पाएंगे, कुछ लोग अचीव करेंगे तो बाकी लोग इससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, और ये एक जो कल्चर है ये आगे फ्यूचर जनरेशन में भी पास ऑन होगा और एक नया एक्सेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट होगा, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड होगा एंड इट ऑल्सो एग्रीवेटेड द कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, ठीक है। नाउ कम्स टू द कंक्लूजन।
कंक्लूजन में वही हम लॉजिकल इसका कल्मिनेशन देंगे. वाइल colonial technical education introduced a modern framework and created a skilled class that contributed to the national movement and national development, though its fundamental design was to serve the colonial interest. Nevertheless, this left a legacy of uneven development and a significant gap between the educated elite and largely illiterate rural population. ठीक है, तो इस तरह हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. अब आप समझो कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे इसी दो चीज़ों में आने हैं, या तो वेस्टर्न एजुकेशन पूछेगा, या तो मॉडर्न एजुकेशन पूछेगा, ये एक हो गया, या तो टेक्निकल एजुकेशन पूछेगा. अब उसका ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पूछ सकता है, या फिर पूछ लेगा सोशल इम्पैक्ट, या हो सकता है पॉलिटिकल इम्पैक्ट. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है. ठीक है, आपके लिए यहाँ पे एक और होमवर्क है कि ये एंशियंट एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ और प्रोलिफरेट हुआ बिहार में. तो ये आप इसका आंसर लिख के हमारे टेलीग्राम में पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.